हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी सेमेस्टर 1 मॉड्यूल 4 से बेसिक इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिस से रिलेटेड एमसीक्यू और उसके सॉल्यूशन। इन क्वेश्चन पर हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि इस मॉडल पे कई सारे क्वेश्चंस हैं, तो मैंने मॉड्यूल के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। यानी इसमें 3 वीडियोस बनने वाले हैं। ये पहला पार्ट होगा। तो हम पहले पार्ट में 1 से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले नंबर के क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द थर्ड सेल ऑफ द कॉपर एटम। यानी तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो कॉपर होते हैं उस कॉपर के जो परमाणु संख्या है, एटॉमिक नंबर है, वो 29 है। तो 29 को हम 2n² जो कि फार्मूला है, इस फार्मूले पर जब हम पुटअप करेंगे तो इसके जितने भी सारे ऑर्बिट्स हैं, ऑर्बिट्स में इन्हीं फार्मूला यानी 2n² फार्मूले पे ही जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे फार्मूले से 2n² की मदद से। 29 इसका परमाणु संख्या है। पहले ऑर्बिट पे यानी पहले कक्ष पे कितना जाएगा, 2 जाएंगे इस फार्मूले पे रख के। दूसरे ऑर्बिट पे जाएंगे 8, तीसरे पे 18 और चौथे पे 1 जाएगा। ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि तीसरे कक्ष में यानी तीसरे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो पहला ऑर्बिट में 2 है, दूसरे में 8 है, तीसरे में 18, चौथे में 1 है। तो यानी तीसरे कक्ष में कितने होंगे, 18 होंगे। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी यानी 18। इसके तीसरे कक्ष में कितने होंगे, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे या होते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, विच इज़ द सेमीकंडक्टर मटेरियल। यहाँ जो 4 ऑप्शन है इसमें बताना है कि अर्धचालक पदार्थ इनमें से कौन सा है, यूरेका, एवोनाइट, मैग्नीन या जर्मेनियम। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इनमें से सेमीकंडक्टर जो है वो है जर्मेनियम। जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सारे सेमीकंडक्टर होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूरेका, मैग्नीन ये जो कि है कंडक्टर में आएंगे। एवोनाइट जो है इंसुलेटर के कैटेगरीज में आएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी जर्मेनियम। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, व्हाट इज़ द इंडिकेशन ऑफ नियॉन पोलैरिटी इंडिकेटर यूज फॉर चेकिंग एसी सप्लाई। यानी नियॉन ध्रुवता संकेतक का एसी आपूर्ति जांचते समय संकेत क्या होता है। तो संकेत जो होता है ये इनके नियॉन लैंप जब एसी सप्लाई में हम डालते हैं और उसमें जो ग्लो होती है यानी पोलैरिटी संकेतक जो होता है वो उसमें दोनों इलेक्ट्रोड ग्लो करते हैं, तभी ऐसा होता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोथ इलेक्ट्रोड्स विल ग्लो। यानी दोनों इलेक्ट्रोड जलते हैं। कब जलेंगे, जब नियॉन लैंप एसी सप्लाई में हम देंगे तो ये पोलैरिटी चेक करता है, तब ये दोनों इलेक्ट्रोड जलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन यूनिट कंज्यूम्ड बाय 500 वाट लैम्प फॉर 5 आवर्स। यानी 500 वाट के लैंप को 5 घंटे जलाने पर विद्युत ऊर्जा की खपत को यूनिट में निकालना है। कैलकुलेशन जो है बहुत ही इजी है और इस तरीके के क्वेश्चंस अक्सर सीबीटी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव हो या फिर एआईटीटी एग्ज़ाम हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें एक फार्मूला होता है, हम निकालेंगे विद्युत ऊर्जा की खपत, वो भी यूनिट में निकालेंगे। ठीक है। तो विद्युत ऊर्जा की खपत हम फार्मूला जो है वो पावर इंटू समय। ठीक है। पावर जो है दिया हुआ है कितना है, 500 वाट दिया हुआ है। तो 500 वाट कितने घंटे के लिए, तो 5 घंटे के लिए। तो 5 आवर है, 500 वाट है, तो कितना निकल गया, 2500 वाट आवर। चूँकि 2500 वाट आवर तो इसका यूनिट ये हो रहा है, लेकिन आंसर तो है यूनिट में देना है हमें। तो यूनिट में देने के लिए हम इसको सीधे सीधे हम वाट आवर है तो किलो, चूँकि हम जानते हैं कि 1 यूनिट बराबर 1000 वाट होता है। ठीक है। या फिर 1 किलो वाट आवर को भी हम 1 यूनिट बोलते हैं। ठीक है। 1 किलो वाट आवर बराबर 1 यूनिट होता है। तो
1 किलोवाट बराबर 1 यूनिट है। तो 1 यूनिट हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 किलोवाट है तो किलो मतलब 1000, यानी 1000 वाट भी होता है। तो हमारा जो वैल्यू निकला था पावर इंटू समय जब हम किए थे इंटू टाइम, तो क्या आया वैल्यू 2500 वाट आवर। तो हम इसको सीधे सीधे क्या करेंगे, किलोवाट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें मालूम है कि 1 यूनिट बराबर 1000 वाट। ठीक है, 1000 वाट है तो हमें तो यूनिट में निकालना है। तो यूनिट में निकालने के लिए क्या करेंगे, 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे, 2 शून्य कटा, 25/10 यानी 2.5 यूनिट इसका आंसर निकल जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। इसका शॉर्टकट आसान तरीका ये भी है, ये भी आसान है, किलोवाट आवर में वैल्यू पुट कर देना है। वाट में दिया हुआ है वैल्यू यानी 500, आवर कितना है 5, हमें किलो में कन्वर्ट करना है। ठीक है, वाट आवर तो है लेकिन हमको किलो में निकालना है, तो अपॉन 1000, 2 शून्य यहाँ भी कटा, 5 दूनी 10, 5/2 यानी 2.5 यूनिट। इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2.5 यूनिट। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, What is the value of hot resistance of a bulb rated as 100 watt पर 250 वोल्ट, यानी कि 100 वाट 225 वोल्ट से रेटेड बल्ब के गर्म प्रतिरोध का मान क्या होगा। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये कई बार पूछा गया है और बहुत ही इजी है। इसमें इसको बस फॉर्मूला पे लगा देना है। तो हम जानते हैं कि P बराबर कुछ फॉर्मूले होते हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। P बराबर ऐसे DC के लिए V इंटू आई होता है, AC के लिए V इंटू आई इंटू कॉस फाई हो जाएगा। P बराबर V² अपॉन आर भी होता है और P बराबर I² इंटू आर भी होता है, ये फॉर्मूले। ठीक है, तो यहाँ पर तो दिया हुआ है कि पावर दिया हुआ है और वोल्टेज का मान दिया हुआ है, हमको निकालना है R। तो हम कई जितने भी सारे अभी जो दिया गया है फॉर्मूला वैसे सबसे निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम शॉर्टकट तरीका अपनाएंगे। हमें R निकालना है तो 2 वैल्यू इस फॉर्मूला पे दिया हुआ है, P का मान भी दिया हुआ है, V का मान भी दिया है, तो हम इस फॉर्मूला पे रख के आसानी से निकाल सकते हैं। यानी इस फॉर्मूला पे V² अपॉन R, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब R का वैल्यू निकालेंगे तो R बराबर क्या हो जाएगा, V² अपॉन P। V का मान कितना दिया हुआ है, V का मान 250 है, इंटू 250 उसका स्क्वायर करेंगे, अपॉन P का मान दिया हुआ है 100, तो 2 शून्य कट जाएंगे, 25 इंटू 25 625, तो यानी कि वैल्यू रेजिस्टेंस का मान कितना निकल जाएगा 625 ओम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 625 ओम। ठीक है, बहुत इजी तरीके से निकल गया। बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, V² अपॉन आर, P बराबर V² अपॉन आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which law states that in a closed electric circuit the applied voltage is equal to the sum of the voltage drops। यानी कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज पाथ के योग के बराबर होता है। ये बिल्कुल जाना पहचाना है, आप लोगों को लग भी रहा होगा, याद भी आ रहा होगा किन्हीं को और किन्हीं को मालूम भी है। तो ये जो लॉ है, ये लॉ है किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ यानी KVL बताता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज पाथ के योग के बराबर होता है। जैसे कि कुछ रेजिस्टेंस हमने ले लिया है और हमने यहाँ पे एक बैटरी से इसको जोड़ दिया है। मान लेते हैं इस वोल्टेज, ये जो बैटरी है इसका मान हमने 10 वोल्ट रखा है। ठीक है, जो सोर्स का सप्लाई है वो 10 वोल्ट है। तो यानी कि ये जो R1 है, R2 है, R3 है, इन तीनों पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, मान लेते हैं V1, V2 और V3, इनको जब हम समेशन करेंगे, सम करेंगे, तो ये 10 वोल्ट के बराबर आएगा। यही चीज़ यहाँ पे इस सेंटेंस पे लिखा गया है। ये है किरचॉफ्स का KVL यानी सेकेंड लॉ। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन इसका डी यानी किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ। बढ़ते हैं अगले सवाल की और अगला सवाल है,
Calculate the total power of the circuit of two lamps rated as 200 watt 240 volt are connected in series across 240 volt supply। यानी 200 वाट और 240 वोल्ट के दो लैंप 240 वोल्ट आपूर्ति से श्रेणी में जुड़े हुए हैं, कुल शक्ति ज्ञात करना है। ठीक है, मैं इसमें कोई शॉर्टकट तरीका नहीं बताऊंगी। एक्चुअली में शॉर्टकट हमें तभी अपनाना चाहिए जब हम सब कुछ जानते हो। अगर आप बेसिक से स्टार्ट किए हैं तो आपको बेसिक आना चाहिए और बेसिक फॉर्मूले से ही पहले सॉल्व करना चाहिए। हम सबसे पहले ट्रिक में नहीं जाएंगे। ट्रिक में अगर चले गए तो बेसिक हमें नहीं मालूम होगा और अचानक वैसे अगर आप कोई भी कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं कंटिन्यूसली, तब ट्रिक याद रहता है। कुछ दिनों के बाद अगर आप तैयारी करना छोड़ देंगे तो आप ट्रिक को भूल जाएंगे। उस वक्त हमें बेसिक ही याद रहती है, अगर हमने बेसिक पढ़ा है तो। इसीलिए हम बेसिक फार्मूला या बेसिक रास्ते से ही होते हुए जाएंगे। ठीक है, अब सवाल पे आते हैं। सवाल जो है ये है कि दो लैंप है जिसका रेटिंग है 200 वाट 240 वोल्ट। दो लैंप जो है वो सीरीज़ में जुड़ा हुआ है और सीरीज़ में जोड़ने के बाद उसमें जो सप्लाई दिया गया है वो 240 वोल्ट है। तो हमें क्या करना है, जो सर्किट है उसका टोटल पावर हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ये हल्का सा थोड़ा लंबा जा सकता है पर कोई दिक्कत नहीं है, बस समझना है। ठीक है, तो जैसे इससे पहले वाले जो क्वेश्चन में हमने आर का मान निकाला था, सिंपली हम इसमें आर का मान निकालेंगे। ठीक है, आर का मान कैसे निकाले थे, इस फॉर्मूले पे रख के P बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर। तो हम आर बराबर कैसे निकाले, वी स्क्वायर अपॉन पी। चूँकि यहाँ पे जो पावर यानी P का भी मान दिया हुआ है, V का भी मान दिया हुआ, तो हम रेजिस्टेंस का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो रेजिस्टेंस का, चूँकि दोनों लैंप का मान एक ही है, ठीक है, तो हम अगर एक लैंप का रेजिस्टेंस निकालेंगे तो दोनों लैंप का रेजिस्टेंस हमें निकल जाएगा। ठीक है, तो हम R पहले निकालेंगे, 240 इंटू 240 अपॉन 200। 2 शून्य कट, 2 से 12 यानी 12 गुने 24 जब आप करेंगे तो आपका जो वैल्यू होगा वो 288 ओम आएगा। चूँकि ये एक लैंप का रेजिस्टेंस का मान है, चूँकि दो लैंप है और दोनों सीरीज़ में जुड़े हुए हैं तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर 2 8 8 और फिर 2 8 8 को हम जोड़ देंगे। तो इस तरीके से जो मान होगा, मान हमारा 576 आएगा। ठीक है, ये तो हो गया आर का मान, दोनों लैंप के रेजिस्टेंस का ये मान है इतना ओम। ठीक है, भी हमारे पास नोन है, पी भी हमारे पास नोन है, आर भी हमारा निकल गया। तो अब निकाल लेंगे आई। ठीक है, आई का वैल्यू कैसे निकालेंगे, आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर होता है। तो भी का मान कितना है, भी का मान ऑलरेडी दिया हुआ है 240। रेजिस्टेंस का मान कितना हुआ है, रेजिस्टेंस का मान है 576। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर आपके पास निकलेगा 5/12। अगर आप लोग को देखना है तो मैं दिखा सकती हूँ, 240/576। ठीक है, 4 से काट सकते हैं 60। ठीक है, नीचे काट देंगे 144। अगेन 4 से कट सकता है नहीं, तो हम 6 से डायरेक्ट काट सकते हैं, 10 हो गया, 6 दूनी 12 और 6 चौक 24। अगेन हम इसको 2 से काट सकते हैं, 2 5 10 और 12। इस तरीके से 5/12 निकल गया एम्पियर, चूँकि ये आई है। ठीक है, तो एम्पियर इतना निकल गया। अब हमारे पास फिर से चलते हैं, पी भी निकल गया, उससे अब हमको कोई मतलब है नहीं है। ठीक है, पी दिया हुआ था, भी दिया हुआ, तो उससे हमने आर निकाला। आर कितना था 576, आई का मान निकला इतना ओम है, 5/12 एम्पियर। अब हम क्या करेंगे, हमको तो चूँकि पावर निकालना है। ठीक है, चूँकि ये लैंप है तो लैंप अगर हमने एसी सप्लाई दिया है, ठीक है, एसी सप्लाई दिया है, यहाँ तो जिक्र वैसे नहीं है एसी है कि डीसी है, बट अगर एसी भी है तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एसी में अगर रेजिस्टिव लोड है तो उसमें पावर फैक्टर का मान जो होता है उसमें हमेशा 1 होता है। ठीक है, ये जो पावर फैक्टर होता है वो हमेशा 1 होता है। तो हम चाहे एसी वाले पावर का फॉर्मूला लगा लें या डीसी वाले लगा लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो आई का मान निकला था 5/12 एम्पियर,
अब हम सीधे P बराबर V इंटू आई पे वैल्यू पुट कर देंगे। V हमारा कितना है 240, I है 5/12। ठीक है, इसको फिर से कट पीट कर लेते हैं। 240 इंटू 5/12 इस फॉर्मूला पे लगाए हैं V इंटू आई पर। टोटल हमारा पावर निकल जाएगा, तो 12 से कट गया। ठीक है, 12 इंटू 20 करेंगे तो 240 निकल जाएगा। ठीक है, तो इससे इस तरीके से 12 से कट गया, 240, 20 हुआ, तो 20 इंटू 5 बराबर कितना होता है 100। और चूंकि हम पावर निकाल रहे हैं तो पावर का यूनिट क्या है वाट, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी 100 वाट। ठीक है, राइट आंसर 100 वाट। थोड़ा सा लंबा गया पर कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RT of the three resistors R1, R2 and R3 are connected in parallel circuit। यदि 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 समांतर परिपथ में जुड़े हो तो कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला पे ही हमें बताना है। आप जानते हो कि जब रेजिस्टेंस सीरीज़ में जुड़े होते हैं रजिस्टर, तो सिंपली हम उसको जोड़ देते हैं। मान लेते हैं R1, R2 प्लस R3, तो ये सीरीज़ वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर हम पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो 1/RT बराबर क्या होता है, जितने भी रजिस्टर है, मान लेते हैं 3 रजिस्टर है, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, मान लेते हैं 3 है, वैसे कई हो सकते हैं। ठीक है, RT बराबर 1/R1, R2, R3 इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ तो 1/RT है ना, तो हमें तो RT निकालना है। तो RT निकालेंगे तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे सिंप्लीफाई करेंगे तो RT बराबर निकल जाएगा 1/1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमें कहाँ देखने को मिलता है, ऑप्शन डी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ ओम मीटर्स अक्रॉस ओपन R2 रजिस्टर। ओम मीटर का पाठ्यांक खुले हुए R2 प्रतिरोध पर क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बताना है। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ जो ओम मीटर कहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पर एक ओम मीटर है। ओम मीटर कहाँ लगाया हुआ है, ओम मीटर एक रजिस्टर के अक्रॉस लगाया गया है, जो कि रजिस्टर ओपन है, यहाँ से ओपन है। ठीक है, अगर ये ओपन है तो यानी कि यहाँ से करंट फ्लो हो रही है, बट यहाँ से जब ब्रेक हो चुका है तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो कोई भी सर्किट अगर ओपन है, ब्रेक है, तो उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होता है और रेजिस्टेंस का मान जो होता है वो इन्फिनिटी दिखाता है। ठीक है, इनफाइनाइट यानी कि अनंत दिखाता है। तो इस केस में भी वही होने वाला है। ओम मीटर जो है ओपन रजिस्टर के अक्रॉस लगा हुआ है, तो करंट कोई फ्लो नहीं होगा, तो आर का मान कितना होगा, अनंत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि इंडिकेट इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, यानी अनंत पाठ्यांक पर संकेत करेगा। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है, व्हाट इज़ द चेंज ऑफ रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ द कंडक्टर एज इट्स डायमीटर इज़ डबल्ड। किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि उसके व्यास को दोगुना कर दिया जाए। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पर आप लोगों ने कुछ कैलकुलेशन किए होंगे या पढ़े होंगे। तो रेजिस्टेंस जो होता है, ये जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के होते हैं और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एरिया के होते हैं। ठीक है, ये तो आपको मालूम है। एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी उसकी डाया से संबंधित है, यानी उसके डाया के बारे में बताया जा रहा है। तो अगर एरिया हमारा यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसका व्यास को हम दुगुना कर देंगे तो इस रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि एरिया जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस ऑब्वियसली घटेगी। तो यहाँ बात हो रही है कि व्यास दोगुना कर रहा है तो रेजिस्टेंस भी घटेगा, इतना तो तय है। लेकिन कितना घटेगा, अब इस पर आते हैं।
एरिया बोला जा रहा है कि 2 गुना बढ़ा दिया, ठीक है। तो एरिया जो है हम स्क्वायर में ही होगा, क्योंकि उसकी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होगा तो वो उसका जो यूनिट होगा वो या तो सेंटीमीटर स्क्वायर या एमएम स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर इतना तो नहीं होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर या एमएम स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर में है तो ये स्क्वायर इसके साथ भी तो मल्टीपल होगा, ठीक है। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ए स्क्वायर मान लेते हैं, ठीक है। 2 गुना हमने बढ़ाया तो स्क्वायर से 2 से गुना किया तो 4 आया, तो यानी कि 4 गुना बढ़ गया। हमने डबल किया है लेकिन जब हमने कैलकुलेशन किया तो कितना हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। तो चूँकि इस रेजिस्टेंस से एरिया यानी कि उसका डाया यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी अभी मैंने बताया ना, एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगी। कितना घटेगा इस पर डिपेंड करेगा, जितना बढ़ेगा उतना घटेगा। तो 4 डबल भले ही किया कैलकुलेशन के बाद, ये 4 बढ़ गया, यानी कि ये 4 टाइम्स रेजिस्टेंस घटेगा। रेजिस्टेंस का मान क्या है, 4 टाइम्स घटेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में देख लेते हैं कहाँ है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी में, डिक्रीज टू 4 टाइम्स, 4 गुना तक कम हो जाएगा। कैसे कम हो गया आप लोगों को पता चल गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रेजिस्टर। प्रतिरोध का नाम क्या है। यहाँ जो दिया हुआ फिगर वो बताना है कि ये कौन सा रेजिस्टर है, इसका नाम क्या है। बिल्कुल ये जो है वो वायर बाउंड रेजिस्टर है, यानी कि ये तार बंधे हुए प्रतिरोध है। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ द रजिस्टर बाय कलर कोडिंग मेथड। रंग कूट विधि के द्वारा प्रतिरोध का मान हमें बताना है। तो डायग्राम को अच्छे से देख लेते हैं। कलर कोडिंग का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे एक कार्बन रजिस्टर दिया हुआ है। कार्बन रजिस्टर में 4 पट्टियाँ भी दी हुई है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथे में कलर भी मेंशन किया हुआ है, रेड है, ब्लू है, थर्ड ऑरेंज है, फोर्थ सिल्वर है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो ट्रिक है एक कलर कोडिंग का, उसको हम बता देते हैं, ठीक है। इसका एक है बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ये अगर आपने याद कर लिया है तो कलर कोडिंग कार्बन रजिस्टर में निकालने में कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। बड़ी से बड़ी अगर कार्बन रजिस्टर का रेजिस्टेंस का मान कलर कोडिंग के माध्यम से निकालना हो तो बड़ी आसानी से आप निकाल लेंगे। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। बी फॉर ब्लैक, नेक्स्ट बी फॉर ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे एंड वाइट। इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। तो हम इस पे जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है उस पे निकाल लेते हैं। अगेन मैं लिख देती हूँ छोटे से, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ओके, वाइफ। पहला है रेड। अब देखिए यहाँ पे 4 पट्टी है तो हमें तो मालूम है कि कैसे निकालना है। पहला और दूसरा पट्टी का जो रंग है वो सीधे सीधे हम उसके डिजिट को लिख देते हैं। थर्ड वाला जो है यानी ऑरेंज, ये मल्टीप्लायर है, ठीक है। और चौथा जो है वो टॉलरेंस के लिए है, ठीक है। तो पहला रेड कितने में आता है, हम यहाँ पे स्टार्ट 1 से ना करके हम 0 से स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो आप लोगों को मालूम होगा, हम 0 से स्टार्ट करते हैं तो रेड कितने नंबर पे आएगा, 2 पे आएगा, ठीक है। तो यानी पहला डिजिट क्या हो गया, यहाँ पे हम अंक लिख लेंगे 2। नेक्स्ट कलर क्या है, ब्लू। तो ब्लू हमारा कहाँ है, यहाँ है। नंबर काउंट कर लेंगे, रेड है 2, येलो 4 हो जाएगा, ग्रीन 5, ब्लू 6 हो गया। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 6, ठीक है। 6 हो गया। अब नेक्स्ट ऑरेंज है, ठीक है। हमें इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है। ऑरेंज कितने में आएगा, 3, ठीक है। तो यानी 10 टू द पावर कितना हो गया, 3। तीसरा जो है कलर बैंड, जितने भी नंबर पाएंगे उतने शून्य के साथ उसका जो अगला 2 डिजिट होगा उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। ये 5 बैंड का भी हो सकता है, 6 बैंड का भी हो सकता है, बट ज़्यादातर 4 बैंड का ही होता है या फिर 5 का ही होता है। 6 का बहुत रेयरली होता है, ठीक है।
तो अगर 5 का हो गया तो उसमें से जैसे हमने 4 में पहले 2 का डिजिट लिया, उसमें 3 का डिजिट लेना पड़ता है और चौथे के साथ मल्टीप्लाई करने पड़ते हैं, और नेक्स्ट लास्ट वाला जो होता है वो टॉलरेंस के लिए होता है। यहाँ टॉलरेंस के लिए सिल्वर कलर दिया हुआ है, गोल्ड का होता है या फिर नो कलर भी होता है। सिल्वर के लिए +-10 होता है, गोल्ड के लिए +-5 होता है, नो टॉलरेंस के लिए यानी कि अगर कोई कलर नहीं है, नो कलर, यानी कि +-20% होता है। तो चूँकि यहाँ पे सिल्वर है तो सिल्वर का क्या होता है, +-10% होता है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है दिया हुआ है ऑप्शन बी में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये शॉर्टकट एक तरीका ये भी है कि टॉलरेंस सिल्वर है तो सिल्वर का +-10 होता है, तो +-10 किस किस में दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है और ऑप्शन सी में है, यानी कि ऑप्शन ए नहीं हो सकता है, ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता है, तो दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, दोनों में से अब कौन सा होगा, तो रेड का सबसे पहले रेड का हम अंक जब लेंगे तो रेड का हमें मालूम है कि 2 होता है, तो 2 किस में है, ऑप्शन बी में, तो इतना कुछ कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं होगी, इसमें से हम लगा सकते हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई द ओम मीटर इज़ ग्रेजुएटेड विथ नॉन लीनियर स्केल, यानी ओम मीटर को अरेखीय क्रम में क्यों समंजित किया जा सकता है। तो ओम मीटर की बात कर रही है, अरेखीय क्रम में हमें इसे एडजस्ट किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि इसमें जो करंट होता है, ठीक है, हमें मालूम है कि करंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, दैट्स वाई कि ओम मीटर को हम अरेखीय क्रम में समंजित कर सकते हैं या किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चूँकि ऑप्शन बी में ही दिया हुआ है करंट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ठीक है, ठीक, ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस RDC इन द व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क इफ PAB इज इक्वल्स टू 500 वाट, QBC इज 300 वाट, SAO इज 15 वाट एट बैलेंस्ड कंडीशन। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन की अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध RDC का मान ज्ञात करना है जब PAB 500 ओम है, QBC 300 ओम है और SAO 15 ओम है। तो यहाँ पर एक व्हीटस्टोन ब्रिज का डायग्राम दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, और उसमें आपको अननोन रेजिस्टेंस जो है, अननोन रेजिस्टेंस RDC, इसका मान आपको निकालना है। ठीक है, PAB का मान दिया हुआ है, QBC का भी मान दिया हुआ है, SAD एक्चुअली SAD है, तो SAD SO तक ऐसे मैं बोल रही थी बट SAD है, यहाँ पे बाय मिस्टेक प्रिंट हो गया है। तो ये तीनों का मान दिया हुआ है, हमें RDC का मान निकालना है। तो सिंपली इसका एक फॉर्मूला होता है, मान लेते हैं ये P है, ये Q है, ये S है, ये R है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P/S बराबर Q/R। तो हमें तो R का मान निकालना है, तो R बराबर क्या हो जाएगा, S × Q/P, S × Q/P। चलिए फॉर्मूला फिर से मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, R बराबर S × Q/P। S का मान कितना दिया हुआ है, S का मान दिया है 15 ओम, Q का मान कितना दिया हुआ है 300, P का मान कितना दिया हुआ है 500, 2 शून्य कट गया, 3 5 15, तो 3 तिया 9, 3 को 3 से गुण करेंगे तो 3 × 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 ओम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 9 ओम। किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन बी में, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी यानी 9 ओम। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है व्हाट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ आर रिलेटेड इन ओम्स लॉ, ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियाँ कौन सा है। तो ओम के नियम में, तो ओम का नियम क्या होता है, इसका फॉर्मूला पे हम आ जाते हैं, I = V/R। तो सिंपल फार्मूला में क्या है, करंट है, वोल्टेज है और रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस जिसमें होगा वहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन में कौन कौन सा है, तीनों किस में है, ऑप्शन बी में।
सॉरी बी में नहीं है, माय मिस्टेक, ऑप्शन सी में, वहाँ पे रेजिस्टिविटी देख लिया था, यहाँ रेजिस्टेंस है यानी करंट वोल्टेज रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ कहाँ पर है, ऑप्शन सी में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R2 इन द पैरेलल सर्किट, यानी समांतर परिपथ में R2 का मान ज्ञात करना है। यहाँ सर्किट दिया हुआ है, सर्किट कुछ इस तरीके से है, R1 R2 और R3 जो है पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है, और जो मेन ब्रांच है इसका उसमें 15 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है और सप्लाई वोल्टेज है 24 वोल्ट। R1 का मान दिया हुआ है 8 ओम, R3 का मान है 3 ओम, R2 का मान नहीं है, वही हमें निकालना है। तो उसको निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो KCL है, यहाँ पे KCL अप्लाई हो रहा है, KCL, ठीक है। यहाँ इस जंक्शन पे 15 एम्पियर इनकमिंग है और आउटगोइंग है I1 I2 और I3। तो हम क्या करेंगे, KCL से स्टार्ट करेंगे। KCL अभी तो स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि हमें तो I1 I2 I3 तो मालूम नहीं है, लेकिन I1 I3 हमें मालूम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि I = V/R होता है। तो हम इस तरीके से I1 और I2 निकाल लेंगे, I3 निकाल लेंगे। I2 नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ R का मान नहीं दिया हुआ है। तो जैसे ही हम I1 और I3 निकाल लेंगे, और ये हमारा इनकमिंग का एक है ही, तो KCL से हम I2 भी निकाल लेंगे। I2 जैसे ही निकल जाएगा तो वोल्टेज का मान है ही, हम R भी आराम से निकाल लेंगे V/I करके, ठीक है, इस फार्मूला पे रख के। तो बना लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ मैंने बताया KCL में I = I1 + I2 + I3 होगा, ठीक है। I का मान तो दिया हुआ है, I1 और I3 निकालना है। तो I1 कैसे निकलेगा, I1 निकालेंगे I = V/R। V का मान कितना दिया है, 24 बटे R का मान कितना है, 8, तो 3 एम्पियर निकल गया। I1 3 एम्पियर। I3 कितना निकलेगा, 24 बटे R का मान कितना है, 3 ओम, यानी 8 एम्पियर निकल गया। अब KCL वाले जो फार्मूला है इस पर हम पुटअप कर देंगे। 15 बराबर I1 कितना आया, 3 + I2 + 8, तो 8 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12, यानी 15 + I2 बराबर I2 + 12, 15 = अब ये 12 को इधर हम ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, I2 बराबर 15 - 12, यानी कितना हो गया, 3 एम्पियर। ओ माय मिस्टेक, 8 + 3 करेंगे तो 11 होगा। तो 15 को 11 से हम जैसे ही माइनस करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, 4 एम्पियर, ठीक है, हो जाता है कभी कभी। तो यहाँ पे क्या हो गया, I ऑलरेडी 15 है, I1 कितना निकला, तो I1 3 एम्पियर है, I3 कितना निकला, तो यहाँ पे 8 एम्पियर निकला, और I2 हम KCL से निकाल लिए तो कितना निकला, 4 एम्पियर। हम जब चारों को जोड़ेंगे, सॉरी तीनों को जोड़ेंगे, 8 + 4 + 3, तो 15 एम्पियर बराबर आ जाएगा। KCL में बताता है इनकमिंग बराबर आउटगोइंग, ठीक है। तो 8 4 12 और 3 15 एम्पियर हो गया, ठीक है। अब हमको निकालना है R2 का मान। R2 का मान हम आसानी से निकालेंगे, I = V/R होता है, तो R बराबर क्या हो जाएगा, V/I। तो V का मान कितना दिया हुआ है, 24, I का मान कितना हम लेंगे, चूँकि हम R2 का ले रहे हैं तो R2 का ही हम उसका जो करंट है उसका मान लेंगे। तो करंट कितना निकला, 4 एम्पियर, तो कितना आया, 6 ओम, 4 × 6 = 24, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 ओम। तो ऑप्शन में कौन सा है, कहाँ पर है, ऑप्शन सी में राइट आंसर है 6 ओम। तो यानी R2 बराबर 6 ओम हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द पैरेलल सर्किट विथ वन ब्रांच ओपनड। एक शाखा खुली होने पर समांतर परिपथ में क्या प्रभाव होगा। मान लेते हैं बहुत सारे ऐसे ब्रांचेस हैं, ठीक है, हमने यहाँ रेजिस्टेंस ले लिया है, यहाँ इस तरीके से हमने सप्लाई दे दिया एक बैटरी से, मान लेते हैं। तो करंट जब यहाँ फ्लो होगी तो
तो मान लेते हैं यहाँ इस तरीके से फ्लो हो रहा है, ये R1 है, R2 है और ये R3 है। मान लेते हैं R3 का ये जो ब्रांच है यहाँ से ओपन हो गया, ठीक है। तो करंट यहाँ फ्लो नहीं होगी क्योंकि ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि R1 या R2 में करंट फ्लो नहीं होगा, इस ब्रांच में और इस ब्रांच में होते रहेगा, ठीक है। तो इसका यही मतलब है कि समांतर परिपथ में अगर कोई जिस ब्रांच में ओपन होगा उस ब्रांच में करंट फ्लो नहीं होगा, बाकी सब में फ्लो होगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तो इसका जो आंसर होगा, नो करंट विल फ्लो इन दैट ब्रांच, उस शाखा में धारा नहीं बहेगी जिसमें शाखा खुली होगी, यानी ब्रेक होगा या ओपन होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता की इकाई है। प्रतिरोधकता का इकाई है, रेजिस्टिविटी की यूनिट जो है वो ओम मीटर होती है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ओम मीटर। तो फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो अब इस पार्ट के लिए इतना ही हम रखते हैं। अगले पार्ट यानी मॉड्यूल 4 के लिए अगले पार्ट में हम अगले नंबर यानी 20 से हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।